आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। सर्द मौसम में भी स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ थी। कुछ यात्री ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर बैठे चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे थे और कुछ लोग स्टेशन पर अपने घर या रिश्तेदार वालों को विदा कर रहे थे। सुबह के 7 बजे की अपनी लखनऊ जाने वाली ट्रेन मुझे पकड़नी थी, इसीलिए घर से 6 बजे ही निकल पड़ी थी। ठंड से बचने के लिए मैंने काफ़ी गर्म कपड़े पहन रखे थे, फिर भी कोहरे और हवा से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए स्टेशन पहुंचते पहुंचते मेरी हालत ख़राब हो गई। स्टेशन पहुंचकर टिकट लेने के लिए मैं लाइन में लग गई। सुबह के समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैं निश्चिंत होकर अपने फ़ोन को अपने हाथ में ही लेकर खड़ी थी कि तभी अचानक से ही एक आदमी बगल से गुजरा और जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक उसने मेरा फ़ोन छीन लिया। अचानक हुए इस हमले से मैं हड़बड़ा गई और चोर चोर चिल्लाने लगी। वो ज़्यादा दूर भी नहीं भाग पाया कि आगे से आते एक लड़के ने उसे पैर फंसा के गिरा दिया और मेरा फ़ोन उससे छीन लिया। तब तक आसपास के लोग भी समझ चुके थे और वो सब आकर चोर को मारने लगे। मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। उस लड़के ने मेरा फ़ोन मेरी तरफ देते हुए पूछा, एक तो उसने चोरी की, ऊपर से आपने उसे बचा भी लिया, ऐसा क्यों? मैं मुस्कुराते हुए बोली, शायद चोरी करना उसकी मजबूरी रही हो, और उसे धन्यवाद कह प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई। वो बस मुझे एकटक देखे जा रहा था। अभी मेरी ट्रेन 1 घंटे लेट थी, शायद घने कोहरे की वजह से। तो मैं चाय लेकर वहीं एक चेयर पर बैठ गई और चारों तरफ नजर भर देखने लगी। तब तक सामने से मुझे वो लड़का आता दिखाई दिया। मैंने उसे ध्यान से देखा। हल्की दाढ़ी, भूरी भूरी आंखें, ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पर ब्लैक जैकेट। कुल मिलाकर वो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिख रहा था। मैं उसे देख ही रही थी कि वो ठीक मेरे बगल में आकर बैठ गया। मेरी उस सीट पर 3 लोगों के बैठने की जगह थी। मैं थोड़ा पीछे हटी। मेरे चेहरे के भावों को समझता हुआ वो बोला, सॉरी, मुझे बिना पूछे आपके पास नहीं बैठना चाहिए था शायद। कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकती हैं, मैंने कहा। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? सवाल सुनकर पहले तो मैंने उसे देखा, फिर एक शब्द में बोल दिया, लखनऊ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रहा है और शायद डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ सुंघा के बेहोश ना कर दे, क्योंकि स्टेशन पर ये सब कुछ होता रहता है। वैसे तो ये मेरा पहला सफ़र अकेले नहीं था, मगर जब से चोर ने फ़ोन छीना था मैं थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो गई थी। तभी उसकी आवाज़ से मैं वर्तमान में आई। अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करिए सफ़र पर। मैं सोचने लगी ये कुछ ज़्यादा ही दादाजी बन रहा है और जवाब में बस मुस्कुरा दी। मैं जल्दी से उसके जाने का इंतज़ार कर रही थी और चुपचाप बहाना करके अपने फ़ोन में लगी थी। शायद मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी। आपको कहाँ जाना है? मैंने पूछा, ये सोचकर शायद वो याद आने पर अपने काम से चला जाए, मगर उसने कुछ सोच के जवाब दिया, मुझे भी लखनऊ ही जाना है। जवाब सुनकर मैंने पूरा सा मुंह बनाया, क्योंकि अभी उसे 4-5 घंटे और झेलना पड़ेगा रास्ते भर। वो शायद समझ गया था कि मुझे उसका साथ पसंद नहीं, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगा और वो स्टेशन मेरे गांव के पास ही था, तो अक्सर मेरे गांव के लोग आया जाया करते थे। ये सोचकर कि कहीं कोई देख के गलत ना समझे, मैंने भी उसे नहीं रोका। मेरे मन में एक बार ख्याल तो आया कि उसने मेरी हेल्प की और मैं उससे गलत तरीके से पेश आ रही हूँ। फिर भी ना जाने क्यों मैं उससे दूर ही रहना चाह रही थी। शायद ये मेरे लगातार न्यूज़पेपर पढ़ने का असर था। उससे आए दिन होने वाली घटनाओं का चलचित्र मेरे दिमाग में उभर रहा था। इसीलिए उस अजनबी पर मैंने भरोसा ना करना ही सही समझा और फिर अपने बैग से एक बुक निकाल कर पढ़ने लग गई। थोड़ी ही देर में 2 लड़के मेरे आसपास मंडराने लगे। मैं जहाँ बैठी थी उससे करीब 50 मीटर पर एक टी स्टॉल पर खड़े होकर वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर कुछ चिप्स के पैकेट लेकर मेरे पास की सीट पर दोनों आकर बैठ गए।
मैं भी अपनी बुक में नजरें गड़ाए बैठी थी। बड़ी ही करारी है यार ये तो, उनमें से एक ने कहा। अगले ने जवाब दिया, और हॉट भी। मैंने उन्हें घूर कर देखा, दोनों ने अपनी बात बदल ली। हाँ यार, सच में ये चिप्स बड़ी करारी है। इतना कहकर दोनों ठहाके मार के हंसने लग गए। मैं लगातार उनके डबल मीनिंग बातें सुन रही थी और उतना ही गुस्सा बढ़ा जा रहा था मेरा। वैसे इससे पहले मैंने कई बार लड़कों को ऐसी बेतुकी बातों का जवाब दिया था, लेकिन आज मेरा एग्जाम था तो मैंने मूड खराब करना नहीं चाहा और बैग को उठाकर दूसरी सीट की तरफ बढ़ी। पर पीछे मुड़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा हो। मैंने पलटकर देखा, उनमें से एक ने दुपट्टे के कोने को पकड़ रखा था। मेरे देखते ही उसे छोड़कर दांत दिखाने लगा। क्या बदतमीजी है ये? मैंने चिल्लाकर पूछा। क्या हुआ मैडम, हमने क्या किया? वो तुरंत ही मुकर गया। तुमने क्या किया ये भी मैं ही बताऊं? घर में माँ बहन नहीं जो यहाँ बैठकर ऐसी हरकतें कर रहे हो? मैं बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब जो जी में आएगा वही करोगे। मैं गुस्से में लगातार उन पर बरस रही थी। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर मेरी तरफ रुख किया। कुछ ने पूछा क्या हुआ, लेकिन मैं बस उन लोगों को लगातार गालियां दिए जा रही थी। गुस्से में मुझे तो ये भी ध्यान नहीं था कि यहाँ कौन खड़ा है और क्या पूछ रहा है। उनमें से एक ने सॉरी बोला और वो अपने दोस्त को खींचता हुआ वहां से लेकर चला गया। दोनों के जाने के बाद मैं थोड़ा शांत हुई और ढंग से चेयर पर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बैठे रहने के बाद मैं अपने बैग को खोलकर पानी ढूंढने लगी, पर शायद जल्दी जल्दी में मैं पानी लाना भूल गई थी। क्या आपको पानी चाहिए? ये सुनकर मैंने मुड़कर देखा। जिस लड़के ने मेरा फ़ोन बचाया था वो सामने एक पानी की बोतल लिए खड़ा था। नो थैंक्स, मैं शॉप से ले लूँगी कहकर मैंने मना कर दिया और शॉप की ओर देखने लगी, लेकिन उठ के जाने का मन नहीं हुआ। अरे ले लीजिए, ये सील बंद है, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, जैसे बेहोशी की दवा। इतना कहकर उसने बोतल मेरे बगल में रख दी और जाने लगा। मैंने उसे रोका और कहा, क्या हम साथ लखनऊ चल सकते हैं अगर आपके साथ कोई और ना हो तो? मैंने शायद ये बात असुरक्षा के डर से कह दी। वह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, बस ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है। पर मैंने तो अनाउंसमेंट नहीं सुना, मैंने झटके से कहा, क्योंकि जब अनाउंस हुआ था तो तब आप गालियाँ देने में बिजी थी। जवाब सुनकर मैंने दांतों के नीचे के होंठ दबा लिए और खुद से बोल बैठी, धत तेरी की, तो क्या इसी ने सब सुन लिया? मैं बिना कुछ बोले ही पानी पीने लगी और फिर बैग सही करके ट्रेन के लिए तैयार हो गई। वैसे सिया, तुम क्या करने जा रही हो लखनऊ? उसके मुंह से अचानक अपना नाम सुनकर मैं चौंकी और पलटकर हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने हौले से मुस्कुराकर मेरे बैग की चेन में लगे छल्ले की ओर इशारा कर दिया। तब मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी तिरछी स्माइल उसकी पूरी आंखों के साथ कयामत ढा रही थी जैसे, और उसके स्टाइलिश हेयर कटिंग उसके लुक को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना रहा था। वह मेरे बगल में खड़ा था और उसके सांसों से निकलने वाली भाप जो सर्दी की वजह से जम सी रही थी, वो सीधा मुझसे टकरा कर मुझे मदहोश सी करने लगी थी। ऐसा पहली बार था कि जब मैं किसी लड़के के करीब होने से इतना बेचैन सी हो रही थी। कहाँ खो गई? उसकी आवाज़ सुनकर मैंने नजरें झुका ली और बोली, वो मैं पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है? समीर, उसने कहा। आप क्या करते हो? मेरे पूछने पर उसने कंधे उचका के जवाब दिया, फिलहाल तो कुछ नहीं। और तुम? मैंने बैग संभालते हुए बोला, मैं अभी बस पढ़ाई ही कर रही हूँ, आज मेरा एग्ज़ाम है, वहीं जा रही हूँ। इतने में हमारी ट्रेन के आने का अनाउंस हुआ और सामने से ट्रेन आती हुई दिखी। समीर ने एक हाथ से मेरा बैग लिया और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ के ट्रेन की तरफ कदम बढ़ाए। उसके यूं अचानक इस तरह से हाथ पकड़ते ही मेरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। उस ठंड के मौसम में
उसके हल्के मुलायम और गर्म हाथों का एहसास मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर अगले ही पल में होश में आई और जल्दी से अपना हाथ खींच के बोली, मैं खुद चल सकती हूँ। वो धीरे से मेरे कान के पास आकर बोला, पहले अपने पीछे देखो। मैं पलटी। वो दोनों लड़के भी अपना बैग लिए पीछे पीछे आ रहे थे। इन दोनों को तो मैं। उसके आगे मैं कुछ बोलती तब तक ट्रेन पटरी पर लग चुकी थी। समीर ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, छोड़ो उन्हें वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। मैंने इस बार उसका हाथ नहीं छुड़ाया बल्कि उसके पीछे हो ली। मैं ट्रेन में चढ़ी। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और खिड़की की जगह भी खाली थी, तो मैं वहीं बैठ गई। समीर भी मेरे सामने की सीट पर ही था। वो दोनों लड़के भी मेरे ही कोच के डब्बे में आकर बैठ चुके थे। उन्हें देख के मैं बड़बड़ाई, लगता है अभी इनका मन नहीं भरा, गालियां कम पड़ गई शायद। समीर ने मुझे इशारे में चुप रहने को कहा। मैं चुप तो हो गई लेकिन मन ही मन सोचने लगी, कितना फट्टू है ये। ट्रेन धीरे धीरे बढ़ने लगी। हम दोनों चुपचाप बैठे हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। वो दोनों लड़के लगातार हमें ही घूरे जा रहे थे। मैं उनके नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी और सच तो ये था कि अंदर ही अंदर डर भी रही थी, लेकिन समीर के साथ होने से मैं थोड़ा निश्चिंत भी थी। अपने बुक को खोलकर मैं अपना ध्यान उसमें लगाना चाह रही थी, लेकिन दिमाग में लगातार उल्टे सीधे अनहोनी के ख्याल आते जा रहे थे। उस डब्बे में हमारे अलावा वो 2 लड़के और 4 उम्रदराज लोग भी थे। चिंता इस बात की थी कि उनमें से कोई भी महिला नहीं थी मुझे छोड़कर। अगले 1-2 स्टेशन तक हम दोनों में कुछ औपचारिकता भर की बात हुई, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। ये बात मैं उन लड़कों को लोगों पर जाहिर नहीं होने देना चाह रही थी और शायद समीर भी इसे समझकर ही चुप था। आने वाले 1-2 स्टेशन पर वो चारों लोग एक एक करके उतर चुके थे और कोई भी नया शख्स उस बोगी में नहीं आया था। बचे तो सिर्फ 4, मैं, समीर और वो दोनों लड़के। मेरा दिल किसी अनहोनी की शंका से जोरों से डर रहा था। फिर भी मैं अपने आप को ऊपर से कठोर बना के बैठी थी। वो दोनों लड़के जो अब तक चुप थे, सबके जाते ही फिर भद्दे भद्दे कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए। काश इस ठंड के मौसम में हमारे साथ भी कोई होता यार, तो मज़ा आ जाता। उनमें से एक ने कहा तो दूसरे ने हामी भरी और दोनों जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे। उन दोनों का इशारा समझकर मैं गुस्से और शर्म से सराबोर हो रही थी, लेकिन समीर चुपचाप अभी भी खिड़की से बाहर ही देख रहा था। मैंने उससे धीरे से कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है उनके मुंह लगने की, हम अगले स्टेशन पर बोगी चेंज कर लेंगे, उसने भी जवाब दिया। मैं मन में ही सोच रही थी कि बेकार में इस फट्टू का साथ ले लिया, इससे तो अच्छा मैं अकेले ही इनसे निपट लेती। और ये दोनों कमीने मेरे गांव में मिले होते तो अब तक 2-4 थप्पड़ तो लगा ही चुकी होती। मैं समीर के जवाब से थोड़ा सहमत भी थी, इसीलिए चुप होकर बैठी रही। हम दोनों को चुप देख उनकी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी और दोनों लगातार डबल मीनिंग बातें किए जा रहे थे। मैं जल्दी से अगले स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगी, पर उसमें अभी देरी थी। तभी उनमें से एक थोड़ा आगे आया और मुझसे बोला, क्यों मैडम, थोड़ी बातें हमसे भी कर लो, हम भी तुम्हारे आशिक हो गए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती समीर उठा और एक ज़ोरदार चाटा उस लड़के के मुंह पर रसीद कर दिया। मैं हैरानी से उसे देखे जा रही थी। इतने में समीर ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे घूरते हुए बोला, इससे आगे एक शब्द भी बोला तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा। समीर के इस रवैये को देखकर दोनों दोस्त सकपका गए। दूसरा दोस्त उसके पास आया और उससे बोला कि चल यार, गलती तेरी ही थी, और दोनों चुप होकर बैठ गए। मैं तो बस एकटक समीर को देखे जा रही थी और दोनों का झगड़ा ना भर जाए इस बात से डर भी रही थी। मगर उसके दोस्त ने समझदारी दिखाई तो मैंने भी समीर को चुप होकर बैठने को कहा। अगले स्टेशन पर हमने बोगी चेंज कर दी। समीर अभी भी गुस्से में था। ना जाने क्या सोचकर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, अब शांत हो जाओ। समीर ने मेरी तरफ देखा और मेरे दोनों कंधों को पकड़कर बोला,
अब से तुम कभी भी अकेले कहीं नहीं जाओगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा सिया। तुम जहाँ भी जाना मुझे पता होना चाहिए हमेशा, समझी? मैं अवाक सी रह गई। आखिर वो इस कदर मुझ पर अपना हक जो जता रहा था। मैंने बिना कुछ बोले समीर का हाथ अपने कंधे से हटाया। मैं सोच ही रही थी कि शायद अभी की घटना का असर हुआ समीर पर, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। मैं थोड़ा बनावटी मुस्कान के साथ बोली, तुम ज़्यादा परेशान मत हो समीर। मैं अक्सर अकेले ही सफ़र करती हूँ और ज़्यादातर लेडीज़ कंपार्टमेंट में ही बैठती हूँ। वो तो शायद आज का दिन ही कुछ ठीक नहीं था तो। नहीं सिया, तुम अब से कहीं अकेले नहीं जाओगी। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? माना कि तुमने आज मेरी बहुत मदद की, पर मेरे बारे में इतना सब कुछ तय करने वाले आखिर तुम कौन हो? मैंने झल्ला कर बोल दिया। अब समीर की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, माना कि मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए, पर सच तो ये है कि तुम मेरी सब कुछ हो सिया। समीर का ये जवाब मेरे लिए फिर हैरानी का कारण था। पर हम तो अभी थोड़ी देर पहले ही मिले और एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। फिर भी तुम कैसी बातें किए जा रहे हो? मैंने पूछा। सिया, तुम्हें याद है तुम्हारे स्कूल जाने वाले रास्ते पर हर रोज़ कुछ लड़के खड़े रहते थे जो तुम्हें आते जाते परेशान किया करते थे? अरे हाँ, फिर वो अचानक से गायब भी हो गए एक दिन। सच पूछो तो मैं ही नहीं और भी कई सारी लड़कियां उन लोगों से परेशान थी। एक मिनट, कहीं तुम भी तो उनमें से एक नहीं थे? मैंने उसे घूरते हुए कहा। अरे नहीं, मैं उनमें से तो नहीं था, पर वो सब लड़के मेरे गांव के थे। उस दिन मैं छुट्टी पर आया था और चांद से उसी रास्ते से घूमने निकल गया। वो पहला दिन था जब मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया। फिर मैंने उस दिन उन लड़कों की शिकायत पुलिस में जाकर कर दी और तब से उन लड़कों ने तुम्हें परेशान करना छोड़ दिया। पर तुमने कहा तुम छुट्टी पर आए थे, तो क्या तुम जॉब करते हो या पढ़ाई? मैंने पूछा। मैं आर्मी में हूँ सिया। फिर मेरे पहले पूछने पर तुमने झूठ क्यों कहा कि अभी कुछ नहीं करते तुम? झूठ कहा, सच तो कहा था। अभी मैं 2 महीने की छुट्टी पर हूँ, तो मैं अभी कुछ नहीं करता। उसने इतनी मासूमियत से जवाब दिया कि मैं मुस्कुरा उठी। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो सिया। सच कहूँ तो मुझे आज लखनऊ नहीं जाना था। मैं बस तुम्हारे लिए आज यहाँ तक आ गया, वरना मैं अपने चाचा जी को ट्रेन पकड़ाने के बाद ही वापस जा रहा था। उसके इतना बोलते ही मैंने आंखें फाड़ के प्रश्न भरी नजरों से उसे देखा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे सहमति दे रहा हो अपनी बातों का। और अभी मुझसे क्या चाहते हो? मैंने थोड़ी देर बाद उससे पूछा। कुछ नहीं, बस उम्र भर का साथ, उसने जवाब के साथ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसमें उसने अपने हाथ की अंगूठी निकाल के मेरी तरफ इशारा किया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो इसे पहन लेना, उसने कहा। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान ही जाऊंगी? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा। मैं नहीं, ये मेरा दिल कह रहा है सिया कि तुम ज़रूर मानोगी। इतना कहकर वो अंगूठी मेरे सामने रख के बगल के सीट पर जाकर बैठ गया। वैसे तो उस वक्त तक मेरा कोई पीएफ नहीं था और ना ही मैं ऐसे किसी झमेले में पड़ना चाहती थी, क्योंकि मेरा फोकस मेरी स्टडी में था। ऊपर से मेरे घर वालों को जो बिल्कुल ही खिलाफ थे ऐसी बातों के, मैं लगातार यही सब सोचे जा रही थी। उस बीच कई स्टेशन पर ट्रेन रुक चुकी थी और कई लोग उस बोगी में चढ़ उतर चुके थे। मैं लगातार खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। आधे घंटे में ही लखनऊ पहुंचने वाली थी, पर अब तक इस बात से अनजान थी कि मैं समीर को सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं समीर ने पिछले कुछ घंटों में मेरे दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी। मेरा दिल उसे ऐसे ही मना नहीं करने दे रहा था और रह रह कर मुझे अपने घर वाले भी याद आ रहे थे, क्योंकि अगर मैं आज किसी रिश्ते में आगे बढ़ भी जाऊं तो कल को सब स्वीकार करें या ना करें। मुझे खामोश देखकर समीर ने चुप्पी तोड़ी। मैं स्टेशन से ही घर लौट जाऊंगा दोबारा, तुम सोच समझ कर जवाब दे देना। इतना कहकर उसने मेरा फ़ोन लेकर अपना नंबर सेव कर दिया और फ़ोन मुझे देते हुए बोला, यकीन करो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।
मैं इस तरह से तुमसे अपने दिल की बात करना तो नहीं चाह रहा था, पर क्या करूं, सब कुछ होता चला गया। शायद तकदीर भी हमेशा मिलाना चाह रही थी हमें सिया। तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। थोड़ी देर बाद ही स्टेशन आ गया। वो मुझे रोड तक छोड़ने आया। उस पूरे रास्ते में खामोशी रही। फिर एक बार मुड़ के समीर को देखा। उसकी पूरी आंखों में सच्चाई, प्यार और जवाब सुनने की आस दिखाई दे रही थी। मैं कोई भी फैसला इतनी आसानी से नहीं लेना चाह रही थी। मैं अभी उसका जवाब नहीं दे सकती। तुम ध्यान से वापस जाना, पर तुम कॉल तो करोगी ना? समीर ने अधीर होकर पूछा। हाँ, शाम को ज़रूर करूँगी। एक बात और, आज जो भी हेल्प तुमने की मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए प्यार का तो अभी पता नहीं, पर हम दोस्त ज़रूर बन सकते हैं। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। समीर को तो मानो मनमांगी मुराद मिल गई हो। उसने लपक कर मुझसे हाथ मिलाया और अपनी स्माइल के साथ मुझे पेपर के लिए ऑल द बेस्ट भी कहा। स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पर गई और एग्ज़ाम देकर शाम को अपनी मौसी जी के घर आ गई, जो कि लखनऊ के इंदिरा नगर में बना हुआ था। मौसी जी एक प्राइवेट स्कूल टीचर हैं और मेरे मौसा जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उनके 2 बच्चे हर्ष और आयुष तब छोटे थे और स्कूल में थे। मेरे आने की खबर मौसी को पहले से ही थी और आज वो घर पर ही रुकी थी। शाम को पहुंचकर मैंने नाश्ता किया और आराम करने का बहाना करके रूम में आकर लेट गई। सच तो ये था कि जब से मैं समीर से मिली थी वो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गया था, मगर वो तब अजनबी था मेरे लिए और मैंने इतना आगे तक कुछ भी नहीं सोचा था अभी। कहते हैं कभी कभी आपके ज़बान पर सरस्वती का वास होता है और उस वक्त का बोला गया सच होता है। और शायद जब मैंने समीर को देखकर उसे पसंद किया था तो ऐसा ही कुछ करिश्मा हुआ कि उसने खुद मुझे शादी के लिए बोल दिया। समीर की दी हुई अंगूठी मेरे हाथ में थी और मैं बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी बातों को सोचकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन अगले ही पल जब माँ पापा की हिदायत याद आती तो दिल पैट सा जाता मेरा। मैं अपने फ़ोन के डायल पैड पर बार बार समीर का नंबर लाती और हटा देती। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे कॉल करूं, और कर भी दूं तो क्या कहूं उससे। एक अजीब सी कशमकश हो रही थी दिल में। ना चाहते हुए भी दिल बार बार समीर के बारे में ही सोच रहा था। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। क्या इसी बेचैनी को प्यार कहते हैं? अरे नहीं, अभी तो उससे मिले एक दिन भी नहीं गुजरा और तुझे उससे प्यार भी हो गया। ये बस अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर क्यों उसकी वो मुस्कान और प्यारी आंखें मुझे बार बार अपने पास बुला रही हैं? और क्यों आज मैं पहली बार किसी के बारे में इतना सोच रही हूँ? अभी तो दोस्ती की है ना, कुछ दिन उसे जानने का समय दे, फिर कुछ सोचना आगे का सिया। तो कब से इतनी जल्दबाजी करने लगी इन सब मामलों में? इस तरह के हज़ारों सवाल एक साथ मेरे दिमाग में आ जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार तो आखिर प्यार है। उसमें इंसान वक्त, उम्र, जाति, धर्म, बड़ा छोटा, अमीर गरीब कुछ नहीं देखता। जब जिसे जहाँ होना होता है ये पहली नज़र में ही हो जाता है। और आज शायद मैं भी उस प्यार की गिरफ्त में कैद हो गई थी। बस उसे मानने को दिमाग तैयार नहीं था। करीब आधा घंटा तक सोचने के बाद आखिर मैंने समीर को कॉल कर ही दिया। हेलो सिया, मुझे पता था तुम्हारी कॉल ज़रूर आएगी। तुम्हारा पेपर कैसा गया सिया? अच्छा, तो तुमने हमारे बारे में क्या सोचा? फ़ोन उठाते ही समीर ने एक साथ कई सवाल कर दिए। अरे ज़रा सांस तो ले लो समीर, कितने सारे सवाल किए जा रहे हो एक साथ? मैंने जवाब दिया। ओह हाँ, मैं कुछ ज़्यादा खुश हो गया तुम्हारी कॉल देखकर। अच्छा, पहले बताओ कि पेपर कैसा गया तुम्हारा? बहुत बढ़िया गया। तुम बताओ, ठीक से पहुंच गए घर या कोई प्रॉब्लम हुई रास्ते में? मैंने पूछा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ट्रेन लेट थी तो मैं प्राइवेट गाड़ी से जल्दी वापस आ गया और बस तब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा था। समीर की हर एक आवाज़ से जाहिर था कि वो मेरे फ़ोन करने से कितना खुश है। समीर, तुम्हारी छुट्टी कब तक है? मैंने बात घुमानी चाहिए।
अभी तो पूरा 1 महीना है सिया। चलो अच्छी बात है। घर वापस आकर मैं तुमसे मिलना चाहूँगी, अगर तुम्हें टाइम हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी ज़िंदगी फ्री हूँ सिया, उसने कुछ रूमानी अंदाज में जवाब दिया। तुम मुझे बार बार नाम से क्यों बुलाते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी ही तरह तुम्हारा नाम भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा नाम से ही बुलाता हूँ। समीर के इस जवाब पर मैं मुस्कुरा रही थी और इस तरह से बातें करते करते 2 घंटे से भी ज़्यादातर बीत चुका था। मेरी ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने पहली बार किसी लड़के से इतनी देर तक बात की थी, वो भी फ़ोन पर। मौसी की आवाज़ देने पर मैं फ़ोन रख के वापस आई तो मौसा जी ऑफिस से आ चुके थे। शाम को हम लोग रिवर फ्रंट घूमने गए और डिनर बाहर ही किया। मौसी के बच्चे मुझसे मिलकर बहुत खुश थे। अगली सुबह मैं अपना बैग लेकर घर से जाने को तैयार थी, लेकिन इस बार मौसा जी के कहने से मैंने प्राइवेट गाड़ी बुक की और उसी से घर प्रतापगढ़ वापस आ गई। गांव पहुंचने से पहले ही मैंने समीर को फ़ोन कर दिया था। मैं उससे मिल के ही घर जाना चाहती थी। समीर पहले से ही गांव और स्कूल के मुड़ने वाले रास्ते पर आकर खड़ा था। मेरे गांव और रोड के बीच लगभग 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता था। इस पर काफ़ी लोग आते जाते थे, इसीलिए मैंने थोड़ी दूर से ही समीर से बात करना सही समझा। ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार इस रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन आज मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। आज मैंने अपना मनपसंद सूट पहन रखा था, अच्छे से तैयार भी हुई थी, लेकिन फिर भी लग रहा था कि जैसे कोई कमी रह गई है। लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जिसे वो पसंद करती हैं उसके सामने अच्छे से तैयार होके जाने पर भी कुछ रह गया, यही सोचती हैं। आई एम राइट। हमने एक दूसरे को देखा, नजरें मिली और मैंने उसकी दी हुई अंगूठी जो मैंने उंगली में पहन रखी थी उसे दिखा दी। ये मेरे प्यार की मूक सहमति थी, तो वो जैसे खुशी के मारे पागल सा हो गया। मैं धीरे धीरे अपने गांव की तरफ बढ़ने लगी और मुड़ मुड़ के उसे भी देख रही थी। समीर बस अपनी धुन में नाच रहा था और आने जाने वाले लोग उसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी की तरह घूरे जा रहे थे और हंसे जा रहे थे। हंसी तो मेरी भी नहीं रुक रही थी उस पल, मगर किसी को शक ना हो इसीलिए मैं आगे बढ़ गई। मैं और समीर हर रोज़ घंटों बातें करते, घर वालों से छुपते छुपाते हम दोनों हर रोज़ एक दूसरे को ज़रूर देखते थे। हर शाम समीर अपने दोस्तों के साथ मेरे गांव के पास घूमता और मौका मिलते ही एक चक्कर मेरी गली के भी लगा लेता और हम एक दूसरे को दूर से देखकर ही खुश हो जाते। समीर आर्मी में था, इस वजह से उसे गांव का कोई भी ये नहीं कहता था कि तुम यहाँ घूम के समय क्यों बर्बाद कर रहे हो या फिर दोस्तों के साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो। सब जानते थे कि ये बस 2 महीने का मेहमान बनकर आता है, बाकी के 10 महीने तो बेचारी की ड्यूटी ही चलती है। समीर भी इस बात का खूब फ़ायदा उठाता था और बड़ी दोपहरी में भी, जलती धूप में भी मेरे घर का एक चक्कर ज़रूर लगाता। पर कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो शायद हम दोनों के प्यार को भी दुनिया की नज़र लग चुकी थी। आसपास के घरों की औरतें कानाफूसी करने लग गई। कोई कोई तो मेरे घर आकर मेरी माँ को भी चढ़ा जाती। अरे जवान लड़की को क्यों घर में बिठा रखी हो बहन, ज़माना खराब है, इस समय बच्चों को इतनी छूट देना ठीक नहीं। क्या करोगी इतना पढ़ा लिखा कर, समय से शादी ब्याह कर देना ही सही है। बच्चों का आजकल तो जितने मुंह उतनी ही बातें। इन सब से अनजान मैं और समीर अपनी ही धुन में लगे थे। समीर, तुम्हें वापस कब जाना है? शाम के कॉल पर बात करते हुए मैंने पूछा। 2 दिन बाद। और कब तक वापस आओगे? कब तक आऊँगा ये तो नहीं पता, क्योंकि इमरजेंसी में कभी कभी छुट्टी नहीं मिल पाती, मगर प्रॉमिस इस बार आते ही तुम्हारे और मेरे घर वालों से शादी के बात ज़रूर करूँगा। समीर थोड़ा उदासी भरे स्वर में बोला। 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला ना। वो तो है, एक गहरी सांस लेते हुए समीर बोला। क्या मेरे घर वालों को तुम शादी के लिए मना लोगे समीर? अगर वो नहीं माने तो?
मानेंगे कैसे नहीं वो सब? मानना ही होगा उन्हें, हमारी खातिर और हमारे प्यार की खातिर मानेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तब भी मैं तुम्हें शादी करके अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा यहाँ से दूर, और हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ हम हों और हमारा प्यार बस। और तुम्हारे घर वालों का क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? मैं तुमसे छोटी जाति की हूँ, कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दें। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ ही सबको छोड़ दूंगा। नहीं समीर, मेरी वजह से तुम अपने घर वालों से दूर मत होना, चाहे भले ही हमें अलग क्यों ना जीना पड़े। इतना कहकर मैं रोने लगी। पगली, रोती भी हो और अलग होने की बात भी कह रही हो। अब छोड़ो रोना धोना और चलो हंस के दिखाओ। मैं अब भी रो ही रही थी। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता सिया मैं। अब अगर तुम चुप ना हुई तो मैं भी रो दूंगा। मैंने किसी तरह रोना बंद किया और माँ के काम में हाथ बटाना है ये कहकर फ़ोन रख दिया। पर सच तो ये था कि उस दिन मैं खुद को कमरे में बंद करके खूब रोई। प्यार में सबके साथ यही होता है। जो सपने हम साथ मिलकर देखते हैं और उन्हें जीना चाहते हैं, वो कभी हकीकत की ज़मीन पर नहीं उतर पाते। कभी जाति मजहब और कभी घर वालों की बंदिशें, तो कभी समाज के ठेकेदार। कुल मिलाकर दो प्रेमियों को ज़्यादातर मामलों में अलग ही कर दिया जाता है। अगले 2 दिनों में समीर वापस चला गया। अब उससे हफ्ते में एक बार ही बात हो पाती थी, क्योंकि ड्यूटी पर फ़ोन यूज़ करने की मनाही थी। पूरे 1 हफ्ते इंतज़ार के बाद बात करने पर जो खुशी मिलती थी, वो शायद वैसी ही थी जैसे कोई महीनों बाद अपने प्रेमी को लिखे गए पत्र का जवाब पाया हो। दिन गुजर रहे थे और हमारा प्यार भी उतना ही गहरा हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ मेरे लाख मना करने के बाद भी लड़का देख रहे थे। मैं समीर के आने के बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। समीर और मैं भागकर शादी करने के बिल्कुल खिलाफ थे और हमारे पास बस यही एक चारा था कि हम किसी तरह से अपने अपने घर वालों को शादी के लिए मनाएं। मैं चाहती तो समीर के बारे में सबको बता सकती थी अपने घर में, लेकिन समीर के आने का इंतज़ार मुझे ज़्यादा सही लगा। माँ पापा के अलावा मेरे घर में और मेरी भाभी रहते थे। भैया बेंगलोर रहकर ही जॉब करते थे और कुछ दिन की छुट्टी पर घर आए हुए थे। उस दिन शनिवार की शाम थी और आज समीर का फ़ोन आने वाला था। मैं बेसब्री से उसके फ़ोन का वेट कर रही थी। तभी अचानक माँ मेरे पास आई और बोली, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई हो। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, ये बात तो मुझे पता थी, पर आज अचानक देखने भी आ जाएंगे, इस बात की मुझे ज़रा भी भनक न लगने दी किसी ने। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, पर माँ, आपने तो मुझे बताया नहीं कुछ इस बारे में। हमें भी कहाँ पता था बेटा। वो तो मृदुल, मेरा भाई का कोई दोस्त है जो उसके साथ ही काम करता है। उसे तू पसंद है और आज वो अपने घर वालों को तुझे दिखाने ला रहा है, माँ ने कहा। पर माँ, मैं उसे जानती तक नहीं, तो शादी कैसे? और ये क्या बात हुई कि मैं उससे पसंद हूँ? मुझे भी तो वो पसंद आना चाहिए ना, मैंने पैर पटकते हुए कहा। पर बेटा, तेरे भाई ने कुछ सोच समझ कर के ही उसे चुना होगा तेरे लिए। वो तेरा बुरा तो नहीं चाहेगा ना। माना कि तू उससे अनजान है, मगर अभी शादी ही कहाँ कर रहे हैं हम। तू पहले उसे जान ले, पहचान ले, फिर अपना फैसला बता देना, माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन माँ, बस अब चुप, थोड़ी देर में वो लोग आ रहे हैं, तो जल्दी से तैयार होके किचन में आ जा। मुझे और भी काम है, पहले तू लड़का देख ले, फिर फैसला कर। इतना कहकर माँ चली गई। मैंने अपना फ़ोन उठा कर देखा, समीर के 12 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। मैंने उसे तुरंत कॉल किया, पर शायद वो बिज़ी था, तो मैंने टेक्स्ट मैसेज में सॉरी लिख के भेज दिया और बेमन से तैयार होने लगी। लगभग आधे घंटे बाद मैं लड़के के घर वालों के सामने खड़ी थी। लड़के के घर वाले मुझसे सवाल कर रहे थे और मेरी जगह पर माँ उनका जवाब दे रही थी, क्योंकि मैं वहाँ थी कहाँ। मेरा तो बस शरीर वहाँ था, मन तो समीर में अटका हुआ था।
फिर माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बेटा सिया, ज़रा सबको चाय तो दो। मैंने बिना कुछ बोले सबको चाय देना शुरू किया। अब तक मैंने उस लड़के को नहीं देखा था जो मुझे पसंद करता था और मुझे देखने आया था। उसको चाय देने के लिए मैं उसकी ओर मुड़ी तो एक नज़र उसे देखा। एक पल को तो जी में आया कि पूरी गर्म चाय उस पर उड़ेल दूं, मगर अफसोस ऐसा मैं कर नहीं सकती थी। फिलहाल किसी तरह 1 घंटे में ये सब खत्म हुआ और मैं भाग के अपने रूम में गई। फ़ोन उठा के देखा तो फिर से समीर की कई सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। मैंने उसे तुरंत फ़ोन किया। शुक्र था इस बार फ़ोन उठ गया था। मैंने समीर को एक सांस में सारी बातें बोल दी। ये सब सुनकर तो समीर अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पा रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी आकर उस लड़के को जान से ही मार देता। मैंने समीर से कहा कि वो घर आ जाए तो समीर ने कहा कि वो कल ही इमरजेंसी में छुट्टी के लिए अप्लाई करेगा। इधर वो लड़का और उसके घर वाले मुझे पसंद कर गए थे। मुझे पर मेरा फैसला जानने के लिए घर वाले प्रेशर कर रहे थे और उधर समीर छुट्टी लेने की कोशिश में लगा था। मगर हाय रे किस्मत, समीर को चाइना बॉर्डर भेज दिया गया क्योंकि भारत और चाइना के बीच खींचातानी शुरू हो चुकी थी और किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती थी। जहां पर समीर की तैनाती हुई थी वहां से बात करना नामुमकिन सा हो गया। पहले हर हफ्ते समीर से बात हुआ करती थी, मगर अब ऐसा नहीं हो पा रहा था। इधर मेरे उस लड़के को बिना किसी वजह से ना कहने पर माँ को छोड़कर सब मुझसे नाराज़ थे मेरे घर में। और इसी गुस्से में पापा ने मेरे पढ़ने जाने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। ऐसा लग रहा था मानो ये धरती माँ मेरे प्यार का ही बलिदान चाह रही थी। एक तरफ समीर का प्यार यानी कि मैं थी और दूसरी तरफ भारत माँ के लिए उसका फ़र्ज़। और एक जवान होने के नाते उसने अपनी धरती माँ को पहले चुना। मैंने भी उसके इस फैसले का सम्मान किया। इधर मेरे भैया तो जिद पर लगे थे कि इतना अच्छा लड़का हाथ से ना निकल जाए कहीं, लेकिन माँ के कहने पर मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था इस रिश्ते के लिए। मैंने कई बार सोचा कि माँ को सब बता दूं, फिर डर लगा कि कहीं वो भी ना नाराज़ हो जाएं। अब मेरे साथ एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई थी। आज पूरे 1 महीना हो चुका था समीर को बॉर्डर गए हुए और अभी तक समीर की कोई खोज खबर नहीं मिली थी मुझे। मैं बस हर रोज़ न्यूज़ देखती और अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करती कि समीर बिल्कुल ठीक हो। मेरे भैया भी वापस जा चुके थे और जाते जाते बोल गए थे कि अगर किसी और के चक्कर में तुमने इस शादी को ना किया ना, तो इतना तो ध्यान रखना कि उससे भी मैं तेरी शादी कभी नहीं करूँगा। माँ को भी कुछ कुछ शक था। उन्होंने मुझे कई बार अकेले रोते देखा था और फिर माँ तो माँ है। मुझसे जाने कितनी बार उन्होंने पूछा पर मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। हार मानकर उन्होंने पापा से कह दिया कि अभी सिया की शादी की बात कोई नहीं करेगा। मेरी अकेली लड़की कोई भार नहीं है मेरे सर पर जो सब उसके पीछे ही पड़ गए हो। मेरा मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। हर रोज़ बस समीर की फ़ोटो देखकर उससे बातें करती और खूब रोती। फिर एक दिन अचानक समीर का फ़ोन आया और फ़ोन उठाते ही मैंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा शांत हुई तब समीर ने कहा, तुम ज़रा अपने घर के छत पर आओ। इसका मतलब तुम बाहर हो ना? मैं खुशी से उछल पड़ी और एक पल भी बिना देरी किए 3-3 सीढ़ियाँ लांघते हुए छत पर पहुंची। सामने समीर खड़ा था। मेरा मन किया कि दौड़ के जाऊं और उसे गले लगा लूं, मगर मैं ऐसा चाह के भी नहीं कर पाई। उसने इधर उधर देखा और किसी के नज़र न आने पर एक पैकेट छत की तरफ उछाल के आगे बढ़ा दिया। मैं जल्दी से पैकेट लेकर अपने रूम में आई और खुशी इतनी कि बिना दरवाज़ा बंद किए ही उसे खोलकर देखने लगी। अंदर एक पायल थी। समीर को पता था कि मैं बचपन से ही पायल पहनने की शौकीन हूँ। मैंने तुरंत ही अपने पैरों की पायल निकाली और समीर वाली पायल पहन ली। लेकिन तब तक भाभी मेरे रूम के बाहर आकर सब देख रही थी। ये पायल तुमने कब ली सिया? भाभी ने पूछा। तब मेरी नज़र उन पर गई और मेरे होश उड़ गए।
वो वो भाभी, आप कब आई? मैंने पूछा। ये पायल कब ली तुमने? जब मैं पिछली बार मार्केट गई थी ना, तब ली थी, मैंने अटक कर जवाब दिया। पर मैंने तो नहीं देखा इससे पहले कभी। और ये क्या, इसको तो बाकायदा पैकेट में डाला गया है। क्या आजकल पायल लिफाफे में इस तरह पैक होकर भी आने लगी हैं? भाई, मुझे तो आज तक ऐसे ना मिली कोई चीज़ दुकान वालों से। मुझे पता था भाभी को शक हो चुका है, पर समीर के आने पर थोड़ी निश्चिंत थी कि अब अगर कोई कुछ जान भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। भाभी, मैं इसे माँ को दिखा कर आई, जब लाई थी तब दिखाना भूल गई थी। और इतना कहकर मैं वहाँ से दौड़कर माँ के पास चली गई। इधर कमरे में मैं फ़ोन भूल आई और भाभी उसे चेक करने लगी। जब तक मैं वापस आई तब तक भाभी सब कुछ देख चुकी थी। तो आजकल ये गिल खिलाए जा रहे हैं। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर कोई इतने अच्छे लड़के को कैसे मना कर सकता है भला। आपने मेरा फ़ोन चेक किया भाभी? मैंने शांत स्वर में पूछा। हाँ किया। ना करती तो तुम्हारे कान कैसे पता चलते? भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप बात को गलत रास्ते पर मत ले जाइए और पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने रिक्वेस्ट की। मैं बात को गलत रास्ते पर ले जा रही हूँ? वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और अब सुनना सुनाना क्या है? अब जब तुम्हारे भैया आएंगे तब उन्हीं से बात करना। इतना कहकर भाभी बिना मेरी बात सुने चली गई और मैं उन्हें रोकती रह गई। उनके जाते ही मैंने माथा पकड़ लिया, ये सोच कर कि अब ये ना जाने क्या जाकर बताएंगी भैया को। इन सब के बताने के पहले मुझे खुद माँ से बात करनी होगी। समीर का फ़ोन बार बार आ रहा था। फ़ोन मेरे हाथ में ही था। मैंने फ़ोन उठाया। समीर, गड़बड़ हो गई यार। भाभी को सब पता चल गया हमारे बारे में और अब वो भैया को फ़ोन करने गई हैं। पता नहीं क्या क्या बोलेंगी वो उनसे। अचानक कैसे समीर भी घबराहट में बोला। अभी मैं माँ के पास जा रही हूँ, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, फिर आकर तुम्हें कॉल करूँगी। ओके। इतना कहकर समीर ने फ़ोन काट दिया। मैं तुरंत ही माँ के कमरे में पहुँची। माँ अपने कमरे में अपनी अलमारी सही कर रही थी। मैं दौड़ कर गई और उनसे लिपट गई। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? ओ माँ, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने डरते डरते कहा। तुझे मुझसे कुछ कहने के लिए पूछना क्या है, बोल ना। माँ, वो बात ये थी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैंने आंखें ज़ोर से मूंदी और एक सांस में सब बोल गई। फिर आंखें खोलकर माँ के चेहरे के भाव समझने की कोशिश करने लगी। ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता है ना, तेरे पापा और भैया इस बात के बिल्कुल खिलाफ होंगे। माँ, आप ही कुछ करो ना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में? तू तो जानती है ना तेरे पापा का गुस्सा, और फिर भी ये सब कह रही है। माँ ने चिंतित होकर कहा। पर माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके सिवा किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी कभी भी, मैंने दृढ़ता से बोला। कौन है वो? समीर राजवंशी नाम है उसका, आर्मी में है और बगल के गांव में ही रहता है। राजवंशी? वो भी बगल के गांव का? माँ ने हैरानी से कहा। हाँ माँ, बगल के गांव का। पर आप चिंता मत करो, उसने मुझसे वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझसे ही शादी करेगा। अरे पागल हो गई है तू? और कुछ नहीं, वो ऊंची जाति के लोग हैं और हम ठहरे नीची जाति के। दोनों गांव में दुश्मनी हो जाएगी और कभी ना हो पाएगा ये ब्याह। तुझे पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। कितनी बार पूछा तुझसे, मगर तूने ज़बान नहीं खोली एक बार भी। माथा पकड़कर, हाय राम, कहीं तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको इतना ही विश्वास है मेरे ऊपर? हम दोनों प्यार करते हैं, मगर अब भी हम अपनी हद के दायरे में हैं। बिना दोनों परिवारों के रजामंदी के हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। मेरी बच्ची, माथा चूमते हुए मेरी माँ बोली। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मगर तू तो इस दुनिया को जानती है ना। किसी तरह मैं तेरे पापा को भी मना लूँ तो पता नहीं समीर के घर वाले मानेंगे भी या नहीं। आप उसकी चिंता मत करो माँ, समीर उन्हें ज़रूर मना लेगा।
आप पापा से बात करो बस। ठीक है, शाम को उनका सही मूड देखकर बात करूंगी। ओ मेरी प्यारी माँ, मैंने खुशी से उन्हें गले लगा लिया और अपने कमरे में आकर तुरंत समीर को फ़ोन लगाया। हाँ समीर, माँ मान गई है, आज वो पापा से बात करेंगी। अब ये बताओ कि तुम अचानक से कैसे आए, छुट्टी कैसे मिली तुम्हें? सिया, मुझे गोली लगी थी पैर में 3 हफ्ते पहले, इसीलिए मुझे छुट्टी मिली और अभी भी घाव भरा नहीं है, पर मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? मुझ पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी हो, और तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? तुम्हें अभी आराम करना चाहिए था, फिर भी यहाँ तक चले आए। तो क्या करता, तुम्हारे बिना जी ही नहीं लगता ना, बिना देखे कैसे रह जाता। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें गोली कैसे लगी? वो दरअसल थोड़ी सी नोक झोंक हो गई थी, उसी में गोली चली और पैर में लग गई। शुक्र था कि टाइम पर इलाज हो गया और मैं अभी ठीक हूँ। इसे तुम थोड़ी सी नोक झोंक कहते हो? ऐसी होती है तुम लोगों की थोड़ी सी नोक झोंक। भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, कभी सोचा है? मैं रुआंसी सी हो उठी। तुम्हारा प्यार जब तक साथ है सिया, मुझे कुछ नहीं होगा, समीर ने हंसते हंसते कहा। अच्छा, तुमने तुम्हारे घर वालों से बात की? किस बारे में? अब इतने अनजान भी मत बनो, हमारी शादी के बारे में। और किस बारे में? मैंने नाराज़गी जताई। आज शाम को ही सबसे बात करूंगा और बहुत जल्द तुम्हें डोली में बिठाकर ले जाऊंगा। सच में? मैं भविष्य के सुंदर सपने आंखों में संजोने लगी। हाँ सिया, अब बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने आऊँगा, पूरे बारात के साथ, और लाल जोड़े में ऊपर से नीचे तक सजी धजी तुम मेरे घर आओगी। और मैं कल्पनाओं में खोए खोए बोली, तुम्हारे माथे पर लाल बिंदी, होठों की लाली, हाथों में मेहंदी और तुम्हारे पायल की खनक हमारे प्यार के साक्षी होंगे। अच्छा, प्रॉमिस करो कि आज शाम को ही शादी की बात करोगे। हाँ बाबा, ठीक है। वैसे भी तुमसे ज़्यादा मुझे जल्दी है, समझी? इतने में बाहर से पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने समीर से फ़ोन रखने को कहा और बाहर की तरफ आ गई। बाहर पापा बहुत ही गुस्से में थे। आज वो ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए हैं? मैं अभी सोच ही रही थी कि तभी अपने पल्लू से अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए भाभी बाहर आई। अच्छा, तो इन्होंने भैया के साथ पापा को भी फ़ोन कर दिया है। भगवान जाने क्या क्या कहा होगा इन्होंने उनसे। मैं मन ही मन सोच रही थी और माँ के आते ही उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। पापा गुस्से से लाल हुए जा रहे थे। कड़कती आवाज़ में उन्होंने माँ से पूछा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? माँ ने मुझे देखा, शायद उन्हें लगा कि मैंने ही पापा को बताया होगा। मैंने भाभी की तरफ इशारा किया। माँ ने फिर पापा की तरफ बढ़कर कहा, आप पहले शांति से बैठिए तो सही, मैं सब बताती हूँ। इसका मतलब तुम्हें भी सब पता था और तभी तुम दोनों शादी के लिए टाल मटोल करती रही। पापा गुस्से में बरस पड़े और बगल में खड़ी भाभी पल्लू से मुंह छिपाए मज़ा लिए जा रही थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल आज ही मुझे सिया ने बताया। मैं शाम को आपसे बात करने ही वाली थी इस बारे में। देखिए जी, बच्चे समझदार हैं, उन्हें अपने बारे में फ़ैसला लेने का पूरा हक है। और फिर बच्चों ने कोई गलत फैसला भी तो नहीं लिया ना। माँ पापा को समझा रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर भाभी ने पापा को पहले ही ना बताया होता तो ज़रूर माँ पापा को मना ही लेती। हे भगवान, हेल्प करना मेरी। पर सुजाता, मेरी माँ, तुम समझती क्यों नहीं? अगर हम इसीलिए रिश्ते के लिए तैयार हो गए तो क्या उस लड़के के घर वाले तैयार होंगे? एक तो वो हमसे ऊंची जाति के हैं, दूसरे हमारे पास पैसा भी तो इतना नहीं है कि हम दहेज देकर ही उन्हें मना लें किसी तरह। और क्या हो अगर कल को उन्होंने कुछ गलत कर दिया इसके साथ, तो क्या कर लेंगे हम उनका? पापा की इस बात से तो मैं भी सहमत थी, मगर अब तक ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पापा को ये सब कैसे पता। ज़रूर भाभी ने छुपकर हमारी और माँ की बातें सुनी होंगी। मैंने उन्हें तिरछी नज़र से देखा। उनके मन में तो जैसे रसगुल्ले फूट रहे थे।
मैं बुत बने सब देख रही थी। आप परेशान ना हो जी, सिया ने बताया कि लड़का खुद अपने घर वालों से बात करने वाला है और वो आर्मी में है। अगर उसके घर वाले ना भी माने फिर भी वो अपनी सिया को खुश रख सकेगा। सुजाता, तुम्हें तो बस तुम्हारी बेटी का प्यार दिख रहा है, लेकिन नहीं जानती उन दोनों की शादी के बाद हो सकता है दोनों के घरों में दुश्मनी हो जाए। और इन राजवंशियों को तुम नहीं जानती हो, ये आधुनिकता को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी सिया को वो कभी नहीं अपनाएंगे। पापा चिंतित से बोले, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, मगर हम अपने बच्चों की खुशी के लिए एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम पहले उन लोगों से बात करके देखते हैं और फिर जैसा होगा आगे देखेंगे। माँ की बातें पापा को कुछ समझ आ रही थी, लेकिन भाभी को शायद अभी और ड्रामा देखना था, इसीलिए वो बीच में ही बोल पड़ी। पापा जी, आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छे खासे भले लड़के को मना करके ये बेकार में बखेड़ा क्यों खड़ा करने पर लगी हुई है। क्या हमारे जाति बिरादरी में लड़कों की कोई कमी है जो इन राजवंशों से दुश्मनी मोल लेकर हम इनकी शादी वहां कराएं? भगवान ना करे कल को वो लोग लड़ाई झगड़े पर उतर आए तो। भाभी को इन चीज़ों में शुरू से ही बड़ा मज़ा आता था। मैं उन्हें घूर कर देखने लगी, पर उस समय पापा के सामने मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पापा ने भाभी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस नजरें झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। माँ ने भाभी को चुप करने का इशारा किया। पापा की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाकर माँ ने उन्हें खाने को पूछा, पर पापा ने मना कर दिया और अपने रूम में चले गए। माँ भी उनके पीछे पीछे गई। मैं भी अपने रूम में आई और आते ही समीर को फ़ोन किया। बात करने पर पता चला कि समीर के घर वालों ने शादी के लिए साफ मना कर दिया था। मेरा दिल तो धक से बैठ गया। ये सुनकर उधर माँ पापा को मना रही थी कि उनके घर जाकर रिश्ते की बात करें, मगर समीर के घर की स्थिति कुछ और ही थी। मैं और समीर दोनों ही परेशान बैठे थे। हुआ एक तरफ समीर अपने घर वालों को मना नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ हम किसी भी हालत में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। समीर के घर में उसके माँ पापा के अलावा उसके 2 भैया और भाभी थे। समीर के घर में कोई अच्छे ओहदे पर था। उसके दोनों भाई स्टेट के बाहर पोस्टेड थे और पिताजी रिटायर्ड अफसर थे। आसपास के कई गांव में उनका परिवार प्रतिष्ठित माना जाता था। वो लोग प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं थे, मगर समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को भी नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि हमारे सभ्य समाज की यही विडंबना है कि हर कोई भी अपनी जाति बिरादरी के बाहर शादी तो बवाल मचाता है, जैसे कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। इसी ऊहापोह में वो दिन और रात बीत गए। भैया का भी फ़ोन आ चुका था और वो तो बस इसी बात पर टिके थे कि ये शादी नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। उनको भड़काने में भी भाभी अपना पूरा योगदान दे रही थी। इधर मैंने खाना पीना छोड़ खुद को कमरे में बंद कर लिया था और समीर लगातार अपने घर वालों को समझाने में लगा हुआ था। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब वो अपने घर वालों को नहीं मना पाया तो उसने अपना फैसला सुना ही दिया। वो मुझसे ही शादी करेगा। ये बात बोलकर सीधा मेरे घर पर आ पहुंचा। उसके पिताजी ने उसे नहीं रोका, लेकिन निकलते समय बस इतना कहा कि अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो उसे लेकर इस घर में कभी भी मत आना। समीर इस बात के लिए भी राज़ी हो गया। मेरे घर आकर समीर ने माँ पापा से बात की और दोनों को मना ही लिया। माँ पापा ने जल्दी जल्दी शादी की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि समीर एक अच्छे पोस्ट पर था तो मेरा भविष्य उसके साथ सुरक्षित जान मेरे सारे घर वाले हमारी शादी को राज़ी हो गए थे। अगले 2 दिनों में भैया भी छुट्टी लेकर घर आ गए। माँ पापा की मर्जी के खिलाफ वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो बिना मन के काम में लग गए। शादी का दिन निश्चित करके मंदिर में प्रोग्राम रखा गया। मेरे सारे रिश्तेदार मौजूद थे। माँ पापा ने खुद जाकर समीर के घर वालों से बात करने की कोशिश की, मगर वो शादी में आने को राज़ी नहीं हुए।
समीर अकेला था उनकी तरफ से। बस समीर ने अपने दोस्तों को बुलाया था बाराती के तौर पर। सोमवार को शादी हुई। हम समीर के माँ पापा के घर आशीर्वाद लेने भी गए, मगर हमें उल्टे पांव लौटना पड़ा। शादी के बाद हम घूमने निकल गए और लगभग 1 महीने बस घूमने में ही निकाल दिया। माँ पापा भी खुश थे। समीर की छुट्टियां पूरी होने पर मैं घर पर ही रुकी और समीर वापस गया। जाते समय उसने वादा किया कि इस बार वो मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। शादी को 4 महीने हो गए थे और मुझे मेरे प्रेग्नेंट होने का पता चला। सारे घर वाले खुश थे, बस एक भाभी को छोड़कर। समीर के घर वालों को भी खबर दी गई, मगर फिर भी उधर से किसी ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। एक बार फिर नाउम्मीद हुई थी मैं। एक बेटे को जन्म देने के बाद मैं बहुत ही खुश थी। समीर तो पागलों की तरह झूम रहा था फोन पर ही, क्योंकि उसे छुट्टी नहीं मिल पाई थी। उस वक्त आने को मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था। अगले 3 महीने बाद मैं अपने बच्चे को लेकर समीर के साथ ही रहने चली गई। गवर्नमेंट क्वार्टर हमें मिला ही था। मैं पूरी तरह से बच्चे की परवरिश में ही लग गई। घर के काम के लिए बाई को रख लिया। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच रिश्ते सुधर गए और आखिरकार समीर के घर वालों ने हमें अपना ही लिया। इस तरह मेरे जीवन का वो अजनबी हमेशा के लिए मेरा हमसफर बन गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए